नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्यू फैक्टर ऑफ ए कोयल इज डैश रेजिस्टेंस ऑफ ए कोयल। देखो, जो क्यू फैक्टर होता है वो क्यू फैक्टर और रेजिस्टेंस ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं या दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो क्यू फैक्टर होता है और जो रेजिस्टेंस होता है ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्यू फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू 1/R/L डिवाइड बाई C। ये होता है क्यू फैक्टर का फॉर्मूला। मीन्स ये है क्यू फैक्टर और ये है R रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस और क्यू फैक्टर दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट इन ए सर्किट इज वाटलेस इफ। देखो, एक सर्किट में जो करंट होता है, किसी भी सर्किट में जो करंट होता है वो कौन सा कंडीशन में वो वाटलेस होता है। जब उस सर्किट का जो इंडक्टेंस होता है वो जीरो होता है, या जब उसका रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, या जब करंट ऑल्टरनेटिंग होता है, या रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों जीरो होता है। तो इसका आंसर होगा जब किसी सर्किट में जो करंट होता है वो वाटलेस होता है। कब होता है ना, जब उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है उसका वैल्यू जीरो होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो रेजिस्टर होता है वो होता है हमारा एक्टिव पावर वाला, और जो इंडक्टर रहता है और जो कैपेसिटर होते हैं ये दोनों हमारा रिएक्टिव पावर वाला होते हैं। तो इसलिए जो रेजिस्टेंस होता है उसका वैल्यू अगर किसी सर्किट में जीरो होगा तब उस सर्किट का जो करंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाटलेस करंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ डायरेक्ट करंट। जो डीसी होता है डायरेक्ट करंट, उसका टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होगा, इन्फाइनाइट होगा या जीरो होगा या फिनिट वैल्यू रहेगा या कैन नॉट से। तो इसका आंसर होगा जो डीसी डायरेक्ट करंट होता है उसका टाइम पीरियड हमारा इन्फाइनाइट होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो कैसे होता है, हम सब जानते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी। और जो डीसी होता है, डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, जीरो होता है। तो इसीलिए 1/0, और जो 1/0 होता है उसका वैल्यू कितना होता है, इन्फाइनाइट होता है। तो इसीलिए जो डायरेक्ट करंट होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, इन्फाइनाइट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चौक कोयल इज ए कोयल हैविंग। देखो, चौक कोयल का जो कोयल होता है उस कोयल का इंडक्टेंस कम होता है और रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, या इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों कम होते हैं, या इंडक्टेंस ज़्यादा होता है और रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल रहता है, या इंडक्टेंस ज़्यादा रहता है और रेजिस्टेंस भी ज़्यादा रहता है। तो इसका आंसर होगा जो चौक कोयल होता है, चौक कोयल का जो कोयल होता है, हम सब जानते हैं जो चौक कोयल का कोयल होता है, चौक कोयल का जो कोयल होता है वो हमारा इंडक्टिव इन नेचर होता है। अगर इंडक्टिव इन नेचर है तो इंडक्टेंस ज़्यादा होगा ना, और रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर फैक्टर ऑफ ए डीसी सर्किट इज। जो डीसी सर्किट होता है उसका पावर फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है या 1 होता है या -1 होता है या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो डीसी या डायरेक्ट करंट सर्किट होता है उसका पावर फैक्टर का वैल्यू कितना होता है। ऑप्शन नंबर 2 1 होता है, क्योंकि देखो जो पावर फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा, ये थीटा क्या होता है, वोल्टेज और मान लो ये हमारा वोल्टेज, ये करंट, वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है उसको हम थीटा कहते हैं। लेकिन जो डीसी होता है, डीसी में ये वोल्टेज होता है और उसी में ही करंट भी होता है। मीन्स वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल क्या होता है, डीसी में 0 डिग्री होता है। और जो कॉस थीटा, थीटा के बदले 0 लिखेंगे तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। इसीलिए जो डीसी सर्किट होता है, डायरेक्ट करंट का सर्किट होता है, उसका पावर फैक्टर का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि डीसी सर्किट का वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लो पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट इन मीन्स इट विल बी। देखो, जब किसी सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो कम होता है, लो होता है, क्यों होता है, जब होता है लो पावर फैक्टर होता है तब वो ज़्यादा
एक्टिव पावर ड्रॉ करता है, या कम लाइन करंट ड्रॉ करता है, या ज़्यादा रिएक्टिव पावर ड्रॉ करता है, या कुछ लेस कम वोल्टेज ड्रॉप लाइन में कम वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो इसका आंसर होगा जब किसी सर्किट में लो पावर फैक्टर है मीन्स उसमें क्या होता है, जो रिएक्टिव पावर होता है वो कम होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो पावर फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और जो रिएक्टिव पावर होता है, रिएक्टिव पावर उसका फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू साइन थीटा होता है। और देखो कॉस थीटा का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो साइन थीटा का वैल्यू कम होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू जब इंक्रीज होता है तब साइन थीटा का वैल्यू कम होता है। तो देखो अगर पावर फैक्टर लो हो रहा है मीन्स कॉस थीटा का वैल्यू कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में साइन थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जब पावर फैक्टर कम होता है तब क्या होता है ना, रिएक्टिव पावर ज़्यादा ड्रॉ करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए वाट मीटर इंडिकेट डैश पावर। देखो जो वाट मीटर जिसे हम क्या मेजर करते हैं, पावर मेजर करते हैं, पावर को मेजर करने के लिए हम वाट मीटर यूज करते हैं। तो ये जो वाट मीटर होता है ये कौन सा पावर को इंडिकेट करता है, एक्टिव पावर को या रिएक्टिव पावर को या अपरेंट पावर को या नॉन। तो इसका आंसर होगा जो वाट मीटर होता है जिससे हम पावर को मेजर करते हैं वो हमारा एक्टिव पावर को इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में मैग्नीफाइज। देखो जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट होता है वो इनमें से किसको मैग्नीफाई करता है, करंट को, वोल्टेज को, या करंट वोल्टेज दोनों को, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट होता है वो हमारा मैग्नीफाई करता है करंट को। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ये रेजोनेंट सर्किट क्या होता है, ये देखो ये पैरेलल रेजोनेंट है मीन्स ये सर्किट पैरेलल सर्किट होगा, लेकिन उस सर्किट का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है ये दोनों इक्वल बराबर होना चाहिए। जब किसी पैरेलल सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू बराबर इक्वल होता है उस सर्किट को हम कहते हैं पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, और पैरेलल रेजोनेंट सर्किट करंट का वैल्यू को मैग्नीफाई करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज रेजोनेंट सर्किट मैग्नीफाई। जो लास्ट क्वेश्चन था वहाँ पर पैरेलल था, इधर सीरीज रेजोनेंट है। तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट किसे कहेंगे, एक सीरीज सर्किट होना चाहिए और उस सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस के वैल्यू के साथ इक्वल मीन्स बराबर होना चाहिए, उसको कहते हैं हम सीरीज रेजोनेंट सर्किट। और ये जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट होता है ये इनमें से किसको मैग्नीफाई करता है, वोल्टेज को, करंट को, या दोनों वोल्टेज और करंट को, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट होता है ये हमारा वोल्टेज को मैग्नीफाई करता है, और जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट था वो करंट को मैग्नीफाई कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एट पैरेलल रेजोनेंस। देखो जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट था मीन्स जो पैरेलल सर्किट होता है और उस सर्किट का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों इक्वल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। तो इस पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में जो सर्किट का इम्पीडेंस होता है वो मिनिमम रहता है, या पावर फैक्टर 0 रहता है, या लाइन करंट मैक्सिमम रहता है, या पावर फैक्टर यूनिटी रहता है। तो इसका आंसर होगा जो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट होता है, पैरेलल रेजोनेंस कंडीशन में पावर फैक्टर यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखो चाहे वो सीरीज रेजोनेंस हो या पैरेलल रेजोनेंस हो, पावर फैक्टर तो यूनिटी एक ही होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो पैरेलल रेजोनेंस हो सकता है या सीरीज रेजोनेंस हो सकता है, लेकिन उसका पावर फैक्टर यूनिटी मीन्स 1 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।